वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की जो क्लास होती है, हमारे सवाल आपके जवाब परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। रोजाना 9 बजे आपको ये प्राप्त होती है। तो राजस्थान के इस समय अगले जो 6 महीने हैं, जो राजस्थान एग्जाम में से रीट है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई की भर्ती की भी घोषणा हो चुकी है। बीएसटीसी, पीटेट, राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस, कंप्यूटर अनुदेशक, लैब असिस्टेंट, अब कितने के नाम बताऊं मैं, लाइब्रेरियन, हर एक एग्जाम में राजस्थान जीके और करंट आएगा। इसलिए सुबह 7 बजे, 7:30 बजे और शाम 9 बजे की 2 क्लासें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निरंतर अध्ययन कीजिए। अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं, बिना कोई वक्त जाया करे। 50 क्वेश्चन, 30 मिनट, हमारे सवाल आपके जवाब। पहला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों का कौन सा युग्म सही नहीं है? रियासती शासकों का कौन सा युग्म सही है? यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्रांति के समय कौन कौन से शासक थे? देखो, कोटा का राम सिंह था, बिल्कुल सही है। जोधपुर का तख्त सिंह था, बिल्कुल सही है। सिरोही का स्वरूप सिंह था, सिरोही का स्वरूप सिंह था। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि सिरोही का स्वरूप सिंह नहीं था, बल्कि सिरोही का कौन था? तो सिरोही का शिव सिंह था। सिरोही का कौन था? शिव सिंह था। और ये स्वरूप सिंह मेवाड़ का शासक था। सॉरी, स्वरूप सिंह कहां का शासक था? तो स्वरूप सिंह मेवाड़ का शासक था, सही, उदयपुर का। और भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह। तो आधुनिक राजस्थान है ना, जो 1857 की क्रांति, जनजाति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, महिलाओं और व्यक्ति यानी खास पुरुषों की भूमिका और एकीकरण, यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे 100%। अब कुछ और देख लो, जैसे कोटा, जोधपुर, सिरोही, भरतपुर का पता लग गया। और अगर आप देखो तो डूंगरपुर के कौन है, हालांकि मैं सारे क्लियर करा दूंगा। डूंगरपुर के उस समय शासक थे उदय सिंह। अगर बात करें बांसवाड़ा के उस समय शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये लिखते जाना। और उस समय प्रतापगढ़ के शासक थे, वो थे दलपत सिंह। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे उस समय? दलपत सिंह थे। झालावाड़ के शासक कौन थे? सारे बता रहा हूं मैं, जो जो मुख्य थे। तो झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। जैसलमेर के कौन थे? रणजीत सिंह। कल के वीडियो में भी मैं ये आपको बताऊंगा। बीकानेर के सरदार सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, इसके अलावा जोधपुर के तख्त सिंह। तो ये सारे याद रखने। निम्नलिखित में से असुमेलित, अब ऐसे प्रश्न में क्यों लेके आए, ताकि आपको याद रहे। पॉलिटिकल एजेंट बताना। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल, देखो 1857 की क्रांति के समय देश का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के नीचे होते थे एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, जैसे राजस्थान का था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और एजीजी के नीचे होते थे पीए, यानी पॉलिटिकल एजेंट। जैसे जोधपुर का मैक मौसन था, बिल्कुल सही है, जिसकी गर्दन काटकर आहुआ के किले पर लटका दी गई। उदयपुर का मेजर सावरस था, बिल्कुल सही है। सिरोही का जेडी हॉल था, बिल्कुल सही है। लेकिन एस मेरिट है भरतपुर का। भरतपुर का बर्टन नहीं था। बर्टन किसका था? कोट के बटन लगाना है। मेजर बर्टन कोटा का था, जिसका सिर गर्दन काट के पूरे कोटा शहर में घुमाई गई थी। लेकिन भरतपुर का कौन था? मोरिसन था। भरतपुर का कौन था? मोरिसन। ये आपके लिए बहुत खास क्वेश्चन है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस विद्रोह में लगाते हुए क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल पड़े थे? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसके नेतृत्व में लगा था, या किस छावनी से संबंधित है? एरनपुरा छावनी। किसे? एरनपुरा, जो पाली में है, जोधपुर रीजन के अंदर आती थी। इस छावनी के शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लिया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब भी पूछे एरनपुरा छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तो एक तो थे मोती खां। कौन थे? मोती खां थे, एक शीतल प्रसाद थे, और एक तिलक राम थे। तीनों के नेतृत्व में एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ। तारीख पूछे तो 21 अगस्त 1857 को। निम्नलिखित में से किस महिला ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कार्यकर्ता के लिए सेवा प्रदान की थी? किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में कार्यकर्ता के लिए सेवा प्रदान की थी? रत्ना शास्त्री। कौन थी? रत्ना शास्त्री जी, बिल्कुल। रत्ना शास्त्री का नाम आते ये किसकी पत्नी थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। कौन? रत्ना शास्त्री। तो इसका उत्तर सही आ जाएगा। रत्ना शास्त्री का जब भी नाम आए तो आपको एक चीज याद रखनी है, राजस्थान में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला थी रत्ना शास्त्री। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके इस क्वेश्चन को पढ़ना। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तकों का संपादन सागरमल गोपा द्वारा किया गया? सागरमल गोपा का नाम सुना होगा। जब भी सागरमल गोपा का नाम आता है आपको उत्तर याद रखना है।
जैसलमेर रियासत में जन्मे थे और जीवन पर्यंत दुख देखते हुए जन्म अपनी मातृभूमि की रक्षा कर लिए दुख देखे और अंतिम में आपको पता है कि इनको जेल के अंदर ही मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया था और अप्रैल 1946 की वो बात है। इन्होंने देखो आजादी के दीवाने लिखा था, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लिखा था सा और जैसलमेर का गुंडा राज, ये तीनों इनकी पुस्तकें और बार बार पेपर में आते, इतना प्रसिद्ध है सागरमल गोपा। तो उत्तर आ जाएगा 1 2 3। बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन में जुड़ा हुआ? एक और बता देता हूं, जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या लैब असिस्टेंट किसी की भी कर रहे हैं, तो भूगोल का पार्ट बहुत ज्यादा डाला जा रहा है। कोई भी आप सिलेबस देखोगे, अभी रीट का पूरा सिलेबस आ जाएगा उसमें भी, या कोई भी एग्जाम है, ज्योग्राफी राजस्थान की ज्योग्राफी का पार्ट बहुत डाला जा रहा है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए कल से जो क्लासें होगी 50 क्वेश्चनों में से लगभग 20 से 30% ज्योग्राफी के डालने की कोशिश करेंगे और रीट के विद्यार्थियों के लिए लास्ट 5 से 7 क्वेश्चन शिक्षा से संबंधित डालने की कोशिश करेंगे, जैसे एसआरटी क्या होता है, इसका क्या मुख्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय। तो हर एक पहलू पे मैं नजर रख के और इस प्रकार के क्वेश्चन दूंगा। बस फायदा उसको होगा जो निरंतर अध्ययन करेगा, पूरा आराम से 30 मिनट का वीडियो देखेगा और सुबह करंट की क्लास देखते रहेगा। क्वेश्चन आ गया बोल्शेविक, ज्यादा मैं आपको कुछ समझाऊंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन में हुआ था? बोल्शेविक समझौता काफी चर्चा में है और पेपर में आता ही है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ये बेंगू उस समय मेवाड़ क्षेत्र में था। बेंगू कहां पे है? वैसे आज चित्तौड़ में है, वैसे मेवाड़ का क्षेत्र है। तो यहां पे क्या हुआ था कि राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन 1923 में एक हत्याकांड हुआ जिसमें रूपा जी और करपा जी शहीद हो गए थे। रूपा जी करपा जी धाकड़ थे, वो गोलीबारी में शहीद हो गए थे। उसके बाद में एक समझौता होता है, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता होता है, लेकिन ये सरकार इसको नहीं मानती है। इसको कहते हैं बोल्शेविक समझौता कहा जाता है और इस ठाकुर अमर सिंह को हटा भी दिया जाता है बाद में, अनूप सिंह को। उदयपुर के किस महाराणा ने केसरी सिंह भारत की रचना चेतावनी राज चुंगटिया से प्रभावित होकर दिल्ली दरबार समारोह में जाने से इनकार कर दिया या जाना निरस्त कर दिया? तो उदयपुर के महाराणा थे उस समय फतेह सिंह। जब केसरी सिंह भारत ने 13 सोठे लिखे, जिसको कहते हैं चेतावनी राज चुंगटिया, लिखकर उसे स्वाभिमान दिलाया, उसको कहा कि भाई तू क्या कर रहा है, तू अंग्रेजों का गुलाम हो चुका है। तेरे पूर्वज महाराणा प्रताप, राणा सांगा, उदय सिंह, अमर सिंह जैसे इतने वीर कुंभा जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन दाव लगा दिया, अपना पूरा समर्पण कर दिया, और तू अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है, तब इसका स्वाभिमान जागता है। कहते हैं दिल्ली तक तो जाता है लेकिन दिल्ली दरबार में समारोह में शामिल नहीं होता है। ये चेतावनी राज चुंगटिया, केसरी सिंह भारत। निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में की गई? निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना मुंबई या उस समय बंबई था में की गई? तो किसकी की गई? सिरोही की। 1939 में इस प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। और इसके संस्थापक किसको माना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को माना जाता है। किसको? गोकुल भाई भट्ट को माना जाता है। तो याद रखना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में। इसके अलावा भरतपुर की रेवाड़ी में हुई थी और जैसलमेर की जोधपुर में हुई थी। 4 प्रजामंडल थे जिनके अपने मूल स्थान से कहीं दूसरी जगह हुई। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ तो इतना देखो, एक ही आंदोलन भगत पंथ, ये पर्सन इतने फेमस है। कौन कौन? गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत से पर्सन आपको मिलेगा। तो भगत पंथ का प्रतिपादक किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था। ये याद रखना, गोविंद गिरी का संबंध आपसे पूछे, इन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके लिए इन्होंने 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना भी की थी। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखो आज आधुनिक राजस्थान से ज्यादा प्रश्न है। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न अभी ताजा, शायद 2021 के पता नहीं कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान ने किया था। चौधरी यासीन ने खान ने किया था। और मेव किसान आंदोलन मेवात क्षेत्र का था, अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। और अलवर का जो मेव किसान था आपसे पूछे, और ये चौधरी यासीन कहां के थे ये भी ध्यान रखना, गुड़गांव के थे। जो गुड़गांव जो वर्तमान में गुरुग्राम है ना हरियाणा का, वहां के थे। और इन्होंने खरीफ फसल का लगान देना वगैरह बंद कर दिया था, इसके लिए यह आंदोलन हुआ था। तो इसको अच्छे याद रखना। और ये मोहम्मद हादी कौन थे?
इनको भी याद रखना। अलवर भरतपुर क्षेत्र में 1932 में इन्होंने अंजुमन अंजुमन यादिम उल इस्लाम नामक एक संस्था स्थापित की थी और मेवों को, किसानों को क्या किया था, इकट्ठा किया था। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मंदिरों का कौन सा युगम सही सुमेलित है? राजस्थान के मंदिरों का कौन सा युगम सही सुमेलित है? देखो, सचिया माता का मंदिर फलोदी जोधपुर में है, बिल्कुल सही है, सचिया माता का मंदिर है फलोदी जोधपुर में। करणी माता का मंदिर कोलायत बीकानेर में है, करणी माता का मंदिर कोलायत बीकानेर में है। और सही कौन सा युगम सही सुमेलित है? अच्छा ठीक है, अच्छा सचिया माता का मंदिर, ये सॉरी गलत है, फलोदी जोधपुर में एक सचिया माता का मंदिर जो है वो ओसिया के अंदर है, सही सुमेलित बताना है, ओसिया के अंदर है। करणी माता का मंदिर कोलायत बीकानेर में नहीं है, देशनोक बीकानेर में है, तो ये सुमेलित बताना है। गंगा मंदिर भरतपुर में, ये सही है। सावित्री मंदिर अलवर में है, सावित्री मंदिर अलवर, ये भी गलत है क्योंकि सावित्री मंदिर कहां पे है? पुष्कर अजमेर के अंदर है, जहां पे रोपवे स्थापित किया गया है। करणी माता का सफेद चूहों वाली देशनोक में है और सचिया माता प्रतिहार शैली में वत्सराज ने निर्माण करवाया था। अब सही सुमेलित पूछ रहे हैं तो सही क्या हो जाएगा? गंगा मंदिर कहां पे? भरतपुर में है। और ये किस शैली में बना हुआ? ये पेपर में आता है, राजपूत प्लस मुगल प्लस द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना हुआ है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा बलवंत सिंह थे। महाराजा बलवंत सिंह ने 1845 में इसको बनाना शुरू किया था। कहते हैं इसमें लगभग 90 साल लगे थे। क्या 90 साल लगे थे? क्वेश्चन एक ये भी आता है कि ये जो मंदिर बनाया जा रहा था इसमें गंगा माता की मूर्ति किसने रखी थी? तो एक राजा आए थे ब्रजेंद्र सिंह, उनके द्वारा रखी गई। और इन जो भरतपुर के जाट राजा है ब्रजेंद्र सिंह, सूरजमल, इनको मैं पिछले वीडियो में सारा क्लियर कर चुका हूं। ब्रजेंद्र सिंह, जवाहर सिंह, सूरजमल, बदन सिंह, चुड़ामन है, जिसने पिछले हमारे वीडियो देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान जीके टेस्ट, पूरी देखोगे तो ये सारी कहानी, मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने किस किले के बारे में कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर संपत्ति की पेश की जाए तो वह किस किले को चुनेंगे? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि अगर मुझे राजस्थान में कहे कि आपको एक जागीर दी जाएगी संपत्ति के रूप में तो मैं भैंसरोडगढ़ का किला चुनूंगा। कौन सा? भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है किन नदियों के किनारे है? चंबल प्लस बामनी नदी, या कह सकते हैं इसको बामनी या ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। और भैंसरोडगढ़ का किला, जिसे राजस्थान का वेलोर भी किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और ये एक जल दुर्ग है। निम्न में से असुमेलित बताइए। चांद बावड़ी कोटा में है क्या? पहला ही प्रश्न हो गया, चांद बावड़ी कोटा में नहीं है। चांद बावड़ी कहां पे है? अब्बानेरी दौसा के अंदर है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, सही है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, ये भी सही है। रानी जी की बावड़ी अब्बानेरी दौसा में है, ये भी गलत है, भी बूंदी में है। तो दो ऑप्शन हो गए अपने पास असुमेलित, ठीक है, ये भी असुमेलित है, ये असुमेलित है। या रानी जी की बावड़ी बूंदी लिखना था, अब्बानेरी दौसा लिखा गया। अगर इसको सही कर लेना कैसे भी, नहीं तो दो ऑप्शन अपने आप गलत हो गए, असुमेलित करना, क्योंकि अपने तो कथन करना नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों, तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना आदि विशेषताएं किस नृत्य की? तो सारे जानते हो एक चमत्कारिक नृत्य है। तलवार पर नोक पर नाचना, गिलास पर नाचना, थाली की नोक पर कांच पर नाचना, ये बवाई नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ का बवाई नृत्य है? राजस्थान में बवाई नृत्य अपने आप में एक व्यवसायिक नृत्य है और इसमें शरीर क्रिया का अद्भुत चमत्कारिक प्रदर्शन किया जाता है। खास करके ये उदयपुर क्षेत्र में होता है, खास करके मेवाड़ क्षेत्र का ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला, निम्न में से कौन सा लोक नाट्य शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है? ये प्रश्न तो इतना फेमस हो गया कि बार बार पेपर में आता है। कौन सा लोक नाट्य शिव व पार्वती का प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है तुराकलंगी। कौन सा? तुराकलंगी माना जाता है, तुराकलंगी। और ये जब भी पूछा जाए मेवाड़ के शाह अली, मेवाड़ के शाह अली व तुक्कनगीर या तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पहले तुराकलंगी की रचना की थी। तुरा यानी शिव को माना जाता है, कलंगी इसमें पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो इन दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर और बीकानेर की खास करके प्रसिद्ध है, होली के समय होती है। चार वेद
टोंक की प्रसिद्ध है, नौटंकी आपकी प्रसिद्ध है भरतपुर की, और गौरी नृत्य, ये गौरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का बड़ा प्रसिद्ध है गौरी नृत्य। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ये ध्यान रखना। शिव पार्वती की तुराकलंगी, शिव भस्मासुर पूछे गौरी। सूची 1 में राजस्थान की प्रमुख बोलियां, सूची 2 में उनकी उपबोलियों में युगम दिए गए हैं, कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? युगम 1 और 2 में देखो, मालवी की उपबोली रागड़ी है, बिल्कुल सही है, रागड़ी और निमाड़ी दो नाम सुना आपने। ढूंढाड़ी की नागरचोल है, ये भी सही है। वागड़ी की निमाड़ी है, ये गलत है, निमाड़ी और रागड़ी मालवी की है, वागड़ी की नहीं है। मारवाड़ी की घोड़ावाड़ी है, घोड़वाड़ क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। तो तीनों याद रखना। बोलियों में पूछे तो राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मारवाड़ी, दूसरी मेवाड़ी, तीसरी ढूंढाड़ी, अलग अलग क्षेत्र में होती है। अब वागड़ी है, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में खास करके बोली जाती है, आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, और इस पर प्रभाव गुजराती का पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा सी। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? यानी किसी राजा की प्रशंसा की गई हो, कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का विस्तृत वर्णन हो, इसे हम क्या कहते हैं? रासो कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासो। दयाल दयाश्री ख्यात में राव बीकाजी से लेकर नूपगढ़ तक है, ठीक है। रासो कौन कौन सी रासो? खास करके जैसे आपने देखा नाम सुना होगा, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, संगत रासो, खुमान रासो, जोधराज की हमीर रासो, ऐसी रासो रासो, ठीक है। वेली क्या होती है? वेली, वेली वो पहनने वाले नहीं, महिलाएं तो वेली का नाम लेते हैं, या वो वेली आ गई हमारी। वेली ग्रंथ, वेली और छंद में लिखे होते हैं, वो वेली होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, ऐतिहासिक, धार्मिक, जैसे वेली कृष्ण रुक्मणी। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश कहते हैं ना, प्रकाश डालो, किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों, घटनाओं पर जो प्रकाश डालने वाली कृति होती है उसको प्रकाश कहते हैं। ख्यात क्या होती है? देशी जो देशी रियासत होती थी राज्यों में, राजाओं ने अपने समान सफलता और विशेष कार्य आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया, और ये इतिहास ख्यात कहलाता है। जैसे दयालदास ख्यात, मनोत नैन श्री ख्यात, ऐसी ख्यात होती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए, निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। राजस्थान में सबसे अधिक भील जनजाति बांसवाड़ा में है, असत्य बताना है। देखो राजस्थान में सबसे अधिक भील जनजाति बांसवाड़ा में, वैसे उदयपुर में है, बिल्कुल हम कह सकते हैं एक बार। ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया पटेल कहलाता है, बिल्कुल सही है, गांव के मुखिया पटेल होता है। सहरिया जनजाति में लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित संस्कार है। अब देखो अपने एक लगाने को तो ये कह सकते हैं कि बांसवाड़ा में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा भील होते हैं, लेकिन जब ये 100% पर्सन हमारे पास गलत है तो इसका आंसर ये मानो। ये खास पहचान होती है प्रश्नों की, जब इतने बड़े प्रश्न आ जाते हैं, इसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 100% गलत होगा। अगर असत्य पूछे, सत्य पूछता तो 100% एक सही होता, उसकी पहचान करनी। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, ये आपको पता है। ये सही है, ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ये लीला मोरिया मीणा जनजाति का है। निम्नलिखित में से कौन सी हस्तकलाओं का समूह जयपुर जिले से संबंधित है? इनमें से कौन सी हस्तकलाएं हैं जो जयपुर जिले की है? देखो ब्लू पोट्री जयपुर की है, मीनाकारी जयपुर की है, और कारचौब ये हमें पता नहीं है, वैसे मान लो अगर लॉजिक लगाओ तो पता नहीं है। पन्नागिरी ये जयपुर की है, ब्लू पोट्री जयपुर की है, ये पता है। टेराकोटा, टेराकोटा राजमंद की है, तो ये जयपुर का गलत हो गया। पेचवर्क, कुंदन वर्क, लहरिया, इनमें से एक है वो जोधपुर का है, तो ये क्लियर नहीं, क्योंकि पेचवर्क शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो ये भी गलत हो गया। तहनीसा, कलाबतो, आलागिला, आलागिला शेखावटी क्षेत्र की इधर फिर भी नहीं है, तो ये उत्तर हो गया ब्लू पोट्री, मीनाकारी और कारचेप। ये तीनों कहां की प्रसिद्ध है? ये कारचेप क्या होती है? कारचेप वैसे होती है कि हम सोने के तारों से उभार कर सजावट करते ना, वो होती है कारचेप। स्तंभों का वन किस मंदिर को कहते हैं? सारे जानते हो, रेणुकपुर के जो जैन मंदिर है पाली में मथाई नदी के किनारे 1444 खंभों पर है, उन्हें स्तंभों का वन हम कहते हैं, और ये बार बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। और किसको समर्पित है? रणकपुर के जैन मंदिर का नाम है तो भगवान आदिनाथ को समर्पित है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मंदिर है। जैसे देलवाड़ा में 5 मंदिरों का समूह है, जैसे एक आपके सामने विमल शाही, एक है लूण वशई, एक पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, पीत नेमीनाथ जी के मंदिर, बहुत सारे। किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है।
राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो कोयले की बात करो, देखो आपका वीडियो मेंस का, रेट का है या किसी के एग्जाम का, आपके संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव, खनिज संसाधन, ये टॉपिक बड़े शानदार, बड़े पूरे गहराई से पढ़ने होंगे। तो मैं आने वाले एग्जामों अलग इन क्लासों में आपको पूरा खनिज वगैरह का हर एक टॉपिक क्लियर करके बताऊंगा। राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयला, देखो कोयला राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का पाया जाता है। वैसे लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, स्पीट 4 प्रकार का कोयला होता है। सबसे बेस्ट एंथ्रेसाइट का होता है। हमारे भारत में बिटुमिन प्रकार का पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और खास करके पलाना, बीकानेर का क्षेत्र और बाड़मेर का क्षेत्र है, ये कोयले की खान है यहाँ पे खास करके। बरसिंहसर लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? बरसिंहसर लिग्नाइट आधारित जो विद्युत ग्रह है वो राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? बीकानेर केंद्र है। बरसिंहसर जो लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है ये बीकानेर केंद्र है। इसकी कल के वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा कि बरसिंहसर जो लिग्नाइट आधारित कोयला है वो सरकारी क्षेत्र का यहाँ पे संयंत्र है, विद्युत ग्रह स्थापित है। जैसे हम एक बीकानेर में गुड्डा पढ़ेंगे, वो निजी क्षेत्र की पहले लिग्नाइट आधारित है। कि मैं कल आपको पूरा डिटेल बताऊंगा इन क्वेश्चनों का और ज्यादा, क्योंकि वहां मैंने ज्यादा इंक्लूड कर रखी है। निम्नलिखित में से राजस्थान में मुंबई हाई के बाद देश का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई के बाद, और ये पिछले एग्जाम वीडियो में प्री में भी आ भी चुका है। तो ये अपने राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। और वो कौन सा है? तो राजस्थान में देखो मंगला, राजस्थान में कौन सा? मंगला तेल क्षेत्र जो बाड़मेर का है। और आपको पता है मुंबई हाई में लगभग 39 से 40% तेल का उत्पादन होता है। तो 2 नंबर पे पूरे भारत में राजस्थान का स्थान आता है, 22 से 23%। ये पिछली आर्थिक समीक्षा का आंकड़ा है। राजस्थान के 4 पेट्रोलियम संभावित बेसिन में निम्न में से कौन सा बेसिन सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है, विंध्यन बेसिन है, लेकिन जैसलमेर जोधपुर बेसिन नहीं है। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राजस्थान की नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। और इसकी स्थापना आपको पता है 2002 में हुई थी। एक किसको मिला के? रेडा को और एक RCEL को मिलाकर, इन दोनों को RCPL को मिलाकर स्थापना हुई। तो राजस्थान में ये काम कर रही है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है? सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, जिससे वर्तमान में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन हो रहा है। 8 इकाइयां यहाँ पे कार्यरत है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? तो अभी मैंने बता दिया बॉम्बे हाई के बाद सबसे ज्यादा राजस्थान में तेल का उत्पादन होता है, और उसमें राजस्थान में कहां पे? मंगला बाड़मेर कुआ है ये। राजस्थान रिफाइनरी शहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना के कार्य का शुभारंभ पंचभद्रा बाड़मेर में कब किया गया? तो पंचभद्रा बाड़मेर में इसकी शुरुआत कब हुई? और ये काफी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि बार बार इसका कोई ना कोई काम अटकता रहता है, बदलता रहता है। 16 जनवरी 2018, और इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 26, और HPCL का इसका हिस्सा है 74%। ये दोनों आंकड़े पेपर में आते हैं। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में प्रारंभ की गई? राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में प्रारंभ की गई? तो जैसलमेर में। और जैसलमेर में कहां पे? अमरसागर में। और पंखों की नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर को। राजस्थान में राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऐसे प्रश्न आपको पेपर में आने वाले में मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना राज्य में कब की गई? अब ये प्रश्न तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, गलत होना ही नहीं चाहिए। 1999 में हुई थी, और वर्तमान में आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको दिक्कत आने नहीं चाहिए जो कंटिन्यूस देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य का दूसरा जिला कौन सा है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य का दूसरा जिला कौन सा है? तो वो भरतपुर, अलवर भरतपुर है। राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है? राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 1993 को हुई।
राज्य की प्रथम सहकारी बैंक डीग भरतपुर में कब स्थापित की गई? राज्य की प्रथम सहकारी बैंक कहां पे है? डीग, और डीग कहां पे? भरतपुर में। कब स्थापित की गई? तो ये कब स्थापित की गई? 1904 में। कब स्थापित की गई? 1904 में स्थापित की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सतपुड़ा विद्युत ग्रह किन राज्यों का सम्मिलित विद्युत ग्रह है? सतपुड़ा विद्युत ग्रह किन राज्यों का सम्मिलित विद्युत ग्रह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान में छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? तो छबड़ा 12 केंद्र है, और राजस्थान में उत्पादन क्षमता की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी इकाई है छबड़ा वाली, 6 इकाइयां यहाँ पे काम कर रही है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? तो ब्यावर अजमेर के अंदर 1889 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, संविधान में राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति हटा देता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन का तथ्यतः प्रमुख होता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का तथ्यतः प्रमुख नहीं होता है, ये होता है विदितः। विदितः यानी जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं डीज्योर। डीज्योर और मुख्यमंत्री होता है वो राज्य प्रशासन का तथ्यतः प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, बिल्कुल 5 साल बाद। संविधान के भाग 4 के अध्याय द्वितीय में राज्यपाल का उल्लेख है, बिल्कुल सही है, संविधान का भाग 4 है और अध्याय द्वितीय में राज्यपाल का उल्लेख है। तो ये हो गया, ये गलत कौन सा हो गया? बी हो गया। 3 बार मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाले व्यक्तियों का सही विकल्प कौन सा? ये इतना फेवरेट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आ रहा है। 3 बार मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाले, देखो हरिदेव जोशी 3 बार बने थे, भैरव सिंह शेखावत 3 बार बने, और अशोक गहलोत 3 बार बने। शिवचरण माथुर 2 बार बने थे, अशोक गहलोत 3 बार, हरिदेव जोशी कट गया। भैरव सिंह शेखावत 3 बार, शिवचरण माथुर 2 बार, ये भी कट गया। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, वसुंधरा 2 बार। तो उत्तर हो जाएगा 1। कथन 1 क्या कह रहा है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकती है। बिल्कुल सही है, ये तो 91वां संविधान संशोधन ये कहता है। राज्य की मंत्रिपरिषद उस राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आपसे पूछे कि राज्य की मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है? तो राज्यपाल के प्रति, और सामूहिक विधानसभा। निम्न कथनों पर विचार करो। देखो, विचार करने वाले प्रश्न बड़े शानदार होते हैं, और विचार करना भी होना चाहिए। विचार करना है तो करना ही पड़ेगा। 6ठी विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 होगी। बिल्कुल सही है। अब मैंने इस प्रश्न को पता नहीं कितनी बार बता दिया, मेरे तो रट गया ये, मेरे तो इतना रट गया कि पहली में 160 सीटें थी 1952 में, दूसरी में 176 सीटें थी 1957 में, तीसरी में चौथी में 184 हो गई 1967 में, और छठी में 200 हो गई 1977 में। मेरे तो इतना रटा गया, सन, सीटें और कौन सी विधानसभा। अब आपके पता नहीं कितना याद हुआ मुझे, इतनी बार मैंने बता दिया, ये सोच लो। 14वीं विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों में नोटा बटन का उपयोग पहली बार हुआ था। ये भी सही है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार रखता है, ये गलत है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं होता है, वो तो सिर्फ उसकी कार्रवाई करता है। राज्यपाल अधिवेशन में बुलाने का अधिकार होता है। राज्यपाल अधिवेशन बुलाता है, यानी आहूत करता है, अधिवेशन को समाप्त कर सकता है, जिसको हम कहते हैं सत्रावसान। सिर्फ स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष को होता है। तो ये दोनों ही सही है, 1 और 2। अब विचार किया है तो विचार करो, 1 और 2 सही है भी। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है असत्य है? संविधान के भाग 14 के अध्याय द्वितीय में आरपीएससी का उल्लेख है। भाग 14 के अध्याय द्वितीय में राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। बिल्कुल सही है, द्वितीय भाग में है, 315 से लेकर 323 तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। यह भी बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष एस.डी. तिवारी थे। ये यहाँ बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बार बार बता चुका हूं, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो एस.के. घोष थे। एस.के. घोष यानी शरद कुमार घोष थे। ये एस.डी. तिवारी का तो सबसे लंबा कार्यकाल था। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते। बिल्कुल सही, 8 सदस्य टोटल। तो असत्य कौन सा हो गया? ये सी हो गया। अब ऐसे याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे।
निम्नलिखित में से राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य कौन कौन से हैं, सही कूट के उत्तर का चयन कीजिए। अभी राज्य मानवाधिकार आयोग गया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब भी दे दिया होगा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही कूट का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो पहला देखो, मानवाधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, देता नहीं है। मानवाधिकार आयोग सिर्फ जांच पड़ताल कर सकता है, सजा नहीं दे सकता, उसको रिपोर्ट सौंपनी होती है। राज्य के नियंत्रणाधीन जेलों का दौरा करना और सुझाव देना, बिल्कुल जेलों का दौरा कर सकता है मानवाधिकार आयोग विभाग। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, बिल्कुल कर सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न एनजीओ को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही करता है। कहने का मतलब राज्य महिला आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, कोई भी है राजस्थान में संस्था, उसके हाथ बंधे होते हैं, सिर्फ वो जाके देख सकते हैं, रिपोर्ट सौंप सकते भी ऐसा हुआ, सजा वगैरह कुछ नहीं दे सकते। तो सही कूट का उत्तर दोगे ना तो पहला गलत है, 2 3 4 सही है। थोड़ी सी टफ प्रश्न है, जो पहली बार विद्यार्थी राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं ना, या नए नए पढ़ रहे हैं, जिनको शौक नहीं है, बस यूट्यूब देखने का शौक है, या पहली बार ट्राई करेंगे पेपर देने का, उनको ये प्रश्न टफ लगेंगे। लेकिन जिसने 3 4 एग्जाम दे दिए, जिसको पता है भी अब सिलेक्शन जरूरी है, सरकारी नौकरी जरूरी है, वो तो इनको कान खोल के ढंग से सुनेगा, देखेगा, पढ़ेगा, जो चीज समझ में नहीं वो लिखेगा। और जो अभी मस्ती कर रहा है, मजे ले रहा है, 1 2 एग्जाम ऐसे देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्या किया, अक्ल बादाम खाने से नहीं होती, ठोकर खाने से होती है। जिनको ठोकर लग गई वो तो बड़े शानदार से पढ़ेंगे, बाकी मस्ती करेंगे मेरी तरह। अगला देखो, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितना बड़ा प्रश्न है, कितना शानदार प्रश्न है, सोच नहीं सकते। राज्य के निर्वाचन आयोग, सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग काम होता है पंचायती राज के चुनाव कराना, सिर्फ कोई संसद या विधानसभा के चुनाव नहीं करवाती है, सिर्फ पंचायती राज। और इसका अनुच्छेद आपको याद रखना है, अभी आ जाएगा, चलो प्रश्न में आ जाएगा। ये कह रहा है कथनों पर विचार कि राज्य निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संवैधानिक आयोग है, गलत है। अपना राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का एक सदस्य है, बहुसदस्य नहीं है। बहुसदस्य का मतलब हुआ एक अध्यक्ष और सदस्य होंगे, लेकिन राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग एक अध्यक्ष, एक सचिव या चुनाव अधिकारी है, इसलिए एक सदस्य है। तो ये पहला तो गलत हो गया। अनुच्छेद 243 के बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243 ZA के अनुसार पंचायतों में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली राज्य चुनाव आयोग जारी करता है। ध्यान रखना क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के का मतलब हो गया के, अपने कहते हैं ना के यानी 11 पे आता है, ट आता है हिंदी में ट, यानी पंचायती राज चुनाव इसमें है। और नगर पालिका का देखें तो 243 ZA में है, और इसका काम क्या होता है, नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है, नामावली वगैरह पंचायतों, या लिखना था पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए नामावली तैयार कौन करता है, यही राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 दोनों ही सही है। तो ये प्रश्न काफी टफ लेवल के हैं, लेकिन पेपर में यही आते हैं, आपको यही मिलेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है सही नहीं है, देखो, उपखंड अधिकारी दंड नायक के रूप में अपने क्षेत्र में धारा 144 लगा सकता है, बिल्कुल SDM लगा देता है। सन 1556 में, सन ये 15 नहीं 1900 है, सन 1956 में तहसीलदार सेवा पर नियंत्रण राजस्व मंडल को सौंपा गया, बिल्कुल 1956 में तहसीलदार सेवा पर नियंत्रण राजस्व मंडल भी सौंप दिया गया तहसीलदार को। निर्वाचन की दृष्टि से उपखंड अधिकारी को पंजीयन अधिकारी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जब निर्वाचन होता है तो उपखंड अधिकारी को पंजीयन अधिकारी कहा गया। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत को माना गया है, ये गलत है। प्रशासन में आधारभूत इकाई जिले को माना गया, ग्राम पंचायत को नहीं माना गया, तो ये डी गलत होगा। निम्न में से कौन से कार्य दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर करता है, ये आप पिछले 2016 से लेकर 19 के पेपर देख लेना, कम से कम 3 से 4 बार प्रश्न आ चुका है। पटवारी, ग्राम सेवक, उद्योग विकास अधिकारी, इन पेपरों में। तो एक दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर क्या काम करता है, ध्यान रखना, जिला कलेक्टर को जिलाधीश भी कहते हैं, जिला कलेक्टर को जिलाधीश करते हैं। देखो, पुलिस जिले में शांति सुरक्षा और एकता बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। पुलिस थानों का निरीक्षण भी करता है। कभी भी देख लेना, आपके जिले में जब जिला कलेक्टर नया आएगा ना, तो ज्यादा तो पूरे तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन आसपास के जितने भी पास के नजदीक के 100 किलोमीटर के या 50 किलोमीटर के दायरे में पुलिस थानों का निरीक्षण करता है बहुत बार। हथियारों के लाइसेंस जारी करता है, बिल्कुल यही करता है। विदेशियों के परिपत्रों की जांच भी इसी से होती है। तो चारों ही सही है, टोटल चारों के चारों सही है, तो उपयुक्त है चारों। अगला देखो,
राजस्थान सचिवालय के अधिकारियों का सही पदक्रम कौन सा है? देखो ये पेपर में बड़े खास प्रश्न आएंगे, पीटीआई, रीट, सेकंड ग्रेड इसमें आपको मिल जाएंगे। अब अपना क्या होता है, सचिवालय राज्य के अंदर एक सचिवालय है, ठीक है, जिसका मुख्यालय जयपुर में और 1949 में स्थापित हुआ था। इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो सचिव होता है। फिर क्या होता है, मंत्री वगैरह जितने भी होते हैं सबके सचिव होते हैं। मान लो एक मंत्री है, किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, किसी को जल मंत्री बना लिया। मंत्री तो क्या होते हैं, कई तो पढ़े लिखे होते हैं, कई बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो थोड़ी संभालते हैं, वो थोड़ी काम करते हैं। उनके लिए आईएएस, आरएएस, ये बड़े सचिव जो अधिकारी होते हैं वो संभालते हैं। तो देखो सचिव होता है, सही पदक्रम देखें तो सचिव होता है, सचिव के बाद विशेष सचिव होता है, संयुक्त सचिव होता है, उप सचिव होता है। सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव, ठीक है। वैसे क्या होता है कि सचिव के बाद विशेष सचिव हो सकता है या अपर सचिव हो सकता है। उसके बाद में संयुक्त सचिव का अतिरिक्त सचिव होते हैं बहुत सारे। अतिरिक्त का मतलब फिर मंत्रियों के सबके सचिव होते हैं तो अतिरिक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार है। तो मुझे कमेंट करके ताजा ताजा बता दो राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्यपाल निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? अब राजस्थान में अगर लोकायुक्त की नियुक्ति करनी है तो सीधा तो कर नहीं सकता कि राज्यपाल आजा भी तुम बढ़ा जा, क्योंकि वैसे तो सेवानिवृत्त या हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, ठीक है। किससे परामर्श करता है? देखो मुख्यमंत्री से करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी करेगा, और विपक्ष का नेता होगा ना विधानसभा में उससे भी करेगा, तीनों से करेगा। तो तीनों 1 2 3 सही है। अच्छी बात समझ में आ गया ना। ये लोकायुक्त है ना, लोकायुक्त 1973 में राजस्थान में पद सृजित हुआ था। पहले आईडी दुआ बने थे। ये बार बार पेपर में आ रहा है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल नियुक्ति करने के लिए जो समिति बैठती है ना, उसमें मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का विपक्ष का नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगला देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? ये सारे ग्राम सेवक प्री का पेपर हुआ था उसमें सारे आए हुए थे। तो धारा 9 के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 9 में। और पंचायत समिति का गठन है 10 में, और जिला परिषद का गठन का है धारा 11 में। और पंचायत की संरचना पूछे, ठीक है, वो 13 में है। जिला परिषद की संरचना पूछे वो 14 में है। सरपंच का चुनाव पूछे धारा 27 में है। वित्त आयोग का गठन पूछे धारा 118 में है। और जिला आयोजन समिति पूछे धारा 121 में। ये बहुत ज्यादा डीपली हो जाते हैं आपके लिए। आज का अंतिम प्रश्न देख लो, औरंगजेब निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में है? तो ये गागरोने दुर्ग में है। थोड़ा सा ज्यादा लेके चला गया मैं, 50 क्वेश्चन थे, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी डिटेल बतानी होती है। लेकिन जो ढंग से पढ़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं ना मैं, वैसे 50% मैं 10 मिनट में क्लियर कर सकता हूँ। सीधा पर्सन आंसर बताया, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। पूरी डिटेल है। आप निरंतर पढ़ोगे तो आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको अगर आप लिखते रहे ना, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बार बार पूछ रहे हैं कि ये किताब वो किताब, किसी की जरूरत नहीं। अगर ये पढ़ ली आपका बेड़ा पार है। लगातार अध्ययन करें। बस बात ये है कि खुद की सुने, माने खुद की, सुने सबकी। बार बार किताबें नहीं बदलें, जो किताबें हैं वही पढ़ें, निरंतर अध्ययन करें। बस ऐसे नहीं मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, सिलेबस आ जाए कि विस्तृत सिलेबस आ जाए। विस्तृत, बहुत विस्तृत आ रहा है, बस आपको पढ़ना है। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।